हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2। आज हम करेंगे नई प्रश्नावली स्टार्ट और उससे पहले देंगे आपको इस प्रश्नावली का फुल बेसिक कंसेप्ट। तो इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं पहले उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है अंत विभाजन सूत्र। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अंत विभाजन का फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इस फॉर्मूले को हम जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें इसका डेरिवेशन अगर आप करना चाह रहे हैं, आपका मन है कि इसका डेरिवेशन भी करा जाए, तो आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको चित्र कॉर्नर में एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए बी क्या एक रेखाखंड है और पी एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को m1 और m2 रेशियो में अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि चूंकि P बिंदु जो है वो AB के अंदर की ओर है, इनके बीच में है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अंतर्विभाजन। ठीक, तो यहाँ पे अगर A के निर्देशांक x1 y1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो भुज होगा वो x1 होगा और इसकी जो कोटि होगी वो y1 होगी। इसी तरह से बिंदु P x, y है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भुज है वो x है और इसकी जो कोटि है वो y है। बिल्कुल इसी तरह से जो बिंदु B है, इसके जो निर्देशांक हैं वो x2 y2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भुज है वो है x2 और इसकी जो कोटि है वो है y2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि त्रिभुज पी क्यू ए और बी सी पी जो है दो समरूप त्रिभुज है, यानी सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों है सिमिलर? देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज जो हो गए वो समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है, यानी सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो समान अनुपात में होती हैं। तो समान अनुपात से मतलब है, देखिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप इसे लैंग्वेज लिख के डिटेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझा दे रहा हूँ जिससे आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज पी ए क्यू, ये समरूप का चिन्ह होता है, समरूप त्रिभुज पी बी सी। जब ये समरूप है तो इनका रेशियो सेम होगा। कैसे? देखिए, पी बी अपॉन पी ए इजिकल टू क्या होगा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए, पहले त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण, पहले त्रिभुज का आधार यानी कि पी सी बटा दूसरे त्रिभुज का आधार यानी ए क्यू। और इसी तरह से आगे देखिए हम बढ़ते हैं, पहले त्रिभुज का लंब यानी बी सी और दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, पी क्यू। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए और देखिए ये फॉर्मूला अभी निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो पी वी के स्थान पे रखूंगा m2 और देखिए पी ए के स्थान पे रखेंगे m1। पी सी देखिए कितना है, जरा ध्यान से देखेंगे। पी सी जो होगा वो होगा x2 माइनस एक्स। आप चित्र से देखें जरा ध्यान से, x2 माइनस एक्स कैसे? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ओ से टी तक की दूरी x है, ओ से एस तक की दूरी x है, तो x ओ टी में से ओ एस माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस के x2 माइनस के x। क्या आएगा? x2 माइनस के x। ठीक है, ये हो जाएगा पी सी x2 माइनस के x। और ए क्यू कितना होगा? आप देखिए इसी तरह से ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स, ये कितनी है, x1, तो x में से x1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई x माइनस के x1, तो ए क्यू हो गया x माइनस के x1। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए बी सी, चित्र में आपको दिख रहा होगा, बी सी होगा y2 में से ये वाला y माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, कैसे? देखिए, टोटल यहाँ से ए से बी से टी तक की दूरी जो है वो y2 है और पी से एस तक की दूरी y है। ये y है तो इतनी ये भी y हो गई। देखिए, जब ये y हो गई तो टोटल y2 में से y माइनस कर देंगे, तो ये ऊपर वाली जो रह जाएगी यहाँ तक की रह जाएगी y2 माइनस के y।
क्या रह जाएगी, वाई टू माइनस के वाई। ठीक है, तो वाई टू माइनस वाई मैंने यहाँ लिख दिया मैं, ये वाई टू माइनस वाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा, पी क्यू। अब हमें पी क्यू निकालना, तो ये कितनी होगी, टोटल है यहाँ से आता है कि वाई, ये कितनी है वाई वन, ये हो जाएगी वाई माइनस के वाई वन। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों पहले अगर आपको पी वाला प्रूफ करना है तो इसके लिए इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। ठीक, और अगर आपको इसी सेकंड वाला प्रूफ करना है, कौन सा वाला, सेकंड वाला, ये वाला, ये प्रूफ करना है तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। इसे इसे ये वाला, ये इक्वल कर लीजिए, रेड वाला जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ होके आ जाएगा। तो मैं देखिए एक आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला वाला मैं बराबर कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड बराबर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या देखिए, m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू x2 माइनस के x अपॉन x माइनस के x1। अब देखिए इनकी तिरछी गुणा करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, m2 x माइनस के m2 x1, और इधर हो जाएगा m1 x2 माइनस के m1 x। अब चूंकि हमें x निकालना है, देखिए x निकालने के लिए यहाँ से और यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m1 x प्लस m2 x, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस के m2 x1। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ यही है m1 x2 प्लस के m2 x1, और ये चीज़ देखिए अपोन में पहुँच जाएगी। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ जाएगा, यानी इसके बाद ये वाली लाइन लिखी जाएगी। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा वाला, दिस अपॉन दिस, जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये पूरा यही वाली लाइन आ जाएगी इसके बाद। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको फर्स्ट और लास्ट वाला बराबर करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और आगे। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, आप देखिए इसमें बाह्यता विभाजन, तो बाह्यता विभाजन क्या होता है पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये जो बिंदु P है वो AB के अंदर की ओर है। अगर ये भी बिंदु P AB के बाहर की ओर यानी कि यहाँ पे आ जाए तो इसे हम कहेंगे बाह्यता विभाजन। तो एक्स आपके क्या होंगे, एक्स और वाई यहाँ हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे बाह्यता विभाजन। तो बाह्यता विभाजन में क्या होता है, बिल्कुल सेम है। अगर आप प्रूफ करना चाहें प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस क्या आता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। जो हमारा पहला फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के स्थान पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है बाह्यता विभाजन के लिए, जो कि पहला है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है, और बिंदु P बीच में ना होके बाहर की ओर होगा। यहाँ पे देखिए एक और स्टेटमेंट है, तथ्य है, अगर ये बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु हो जाए, मध्य बिंदु का मतलब M1 और M2 आपस में बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला ये बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अगर बिंदु P AB का मिड पॉइंट हो जाए तो क्या होगा, M1 के स्थान पे आप M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। जैसे ही आप रखोगे तो प्रूफ होकर ये आ जाएगा। ये फॉर्मूले के रूप में आपको ये याद रखना है। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। और तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड है, ये मान लीजिए एक बिंदु जो ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे -1,7, और एक दूसरा बिंदु बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 4,-3। ठीक है, और इस पे कोई बिंदु पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फॉर्मूले के साथ है। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसको 2 और 3 के अनुपात में बांटा, यानी ये 2 भाग है, ये 3 भाग है। तो ये जो पहला बिंदु है ये काम करेगा x1 y1 का, और जो दूसरा पॉइंट है ये काम करेगा x2 y2 का। ठीक है, और ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया m2।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अंतः उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सूत्र लगाएंगे हम, देखिए सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला एक आप अलग भी लगा सकते हो फॉर्मूले को, और एक एक तरह कंबाइन करके भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे फिर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसके अंदर पी एक्स कोमा वाई, ये ऐसे रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। m1 की जगह क्या है, देखिए यहाँ से चित्र में जो मैंने बताया, m1 की जगह है 2, तो मैंने 2 रख दिया। x1 कितना है, x1 है -1, तो हमने -1, माइनस का हो तो ब्रैकेट में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर प्लस का m2 है 3, और x1 कितना है, x1 है माइनस का m1 x2, अच्छा ये x2 था, तो x2 था यहाँ पे, x2 है 4, तो इसको सही कर दीजिए। x2 कितना है 4, तो x2 की जगह लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब यहाँ पे m2 x1 है हमारे पास -1। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान दें। m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। आप इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हो और कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या, m1/2, तो m1 की जगह 2/2 की जगह है -3, माइनस हो तो ब्रैकेट में लिखें, प्लस m2 की जगह है 3/1 के स्थान पर है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 चौक 8 और -3, और 2 3 हो गए 5। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। 2 तिया 6, -7 तिया 21, और 2 3 5, और सॉल्व करते हैं। 8 में से 3 गए, बचे 5, यहाँ भी अपॉन में 5, यहाँ 21 में से 6 गए 15 बटे में 5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। यहाँ देखिए 5 ही कम 5, अब 5 दिया 15, तो जो हमारा आंसर आया ये आया 1,3। कितना आया आंसर इसका, 1,3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे है, बिंदु 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, जैसा कि देखिए आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा समत्रिभाजित। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब इसके 3 भाग हो रहे हैं। देखिए एक भाग, ये 3 भाग कौन से हो गए, 1 2 3। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि समत्रिभाजित करने वाले कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, तो हम एक बिंदु को मान लेते हैं P1 और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं P2। ठीक है, ये हमें निकाल लें। तो अब अगर हम P1 के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 बराबर हो जाएगा, P1 के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक भाग हो गया, और इधर के जो भाग हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, और m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 कंडीशन होंगी। और जब हम P2 के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भाग 2 हो जाएंगे, और m2 बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और हम इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिख देता हूँ, तो इसी बात को आप देखिए करते हैं हम। P1 के निर्देशांक, P1
के निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे P1 के लिए? ये तो काम करेगा x1/1 का 4, -1, ये हो जाएगा x1/1, ठीक है। और ये जो हो जाएगा 2, -3, ये हो जाएगा x2/2, ठीक। और m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सूत्र क्या है? अभी जैसे हमने अभी बताया था x, y इक्वल टू p की जगह हम यहाँ हो जाएगा P1, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, एक मैं डिटेल से बता रहा हूँ, दूसरा मैं शॉर्ट में निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला m1 x2 की जगह y2 लगा देंगे बस, m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू देखिए ऊपर से देख के रख दीजिए। m1 के स्थान पर है m1 के स्थान पर है 1 और x2 कितना है? x2 हो जाएगा, x2 है यहाँ पर -2, फिर m2 रखेंगे, m2 है यहाँ पे 2, x1 रखेंगे, x1 है यहाँ पे 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। ऐसे यहाँ पर रखेंगे। देखिए m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -3, माइनस हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस m2 हो गया 2 और y1 हो जाएगा -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हो गया -2 और 2 चौक 8, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस का माइनस, ये हो जाएगा -2 और ये 3, ठीक। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गए 6 और 6 को 3 से भाग दे देंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन में करता हूँ। ये हो जाएगा -5/3। पॉइंट क्या हुआ? देखिए कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो पॉइंट हो गए 2, -5/3, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने ये बिंदु P1 निकाला है, बिल्कुल वैसे ही बिंदु अब निकालेंगे P2। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। बिंदु P2 के निर्देशांक, P2 के निर्देशांक। अब देखिए कैसे निकलेंगे P2 के निर्देशांक। इसके निर्देशांक निकालने के लिए बस क्या होगा, x1/1 x2/2 तो वही रहेंगे। यहाँ पे जो हो जाएगा m1 के स्थान पर जाएगा कितना 2 और m2 बराबर हो जाएगा 1, इतना अंतर रहेगा। बाकी पूरे का पूरा ऐसे ही आपको उतारना है, ठीक है। तो आप चाहे खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं इसके सॉल्यूशन को आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये सेकंड पार्ट था, यहाँ पे P2 के निर्देशांक। तो P2 के निर्देशांक निकालने के लिए बस ये चेंज हुआ है, बाकी x1/1 x2/2 वही रहेगा। पूरा फॉर्मूला देखिए मैंने लगा दिया और वैल्यू पुट कर दी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0, -7/3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा ध्यान से, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या देखिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये देखिए जो पंक्तियां बनाई गई हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, वो 1-1 मीटर की दूरी पर है और किससे बनाई गई हैं? चूने से बनाई गई हैं, ठीक है। और क्या करा गया? एडी
चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 1-1 मीटर की दूरी पर इस तरह से ये 100 गमले रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? 100 गमले। और कितनी दूरी पर? 1-1 मीटर की दूरी पर। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसा कि तुम्हें चित्र में ये दिख रहा होगा, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। यानी एक निहारिका लड़की है, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये वाली, देखिए 2 नंबर वाली, इस पे दौड़ती है। क्या लेकर दौड़ती है? वो झंडा लेकर दौड़ती है। और कितना दौड़ लेती है? 1/4 भाग, यानी टोटल है 100, और 100 का 1/4, 100 का 1/4, इसे हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये जो चलती है वो 25 मीटर चल के अपना झंडा गाड़ देती है यहाँ पे। ठीक है, कितना है ये? 25। और इधर कितना चला ये? 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2, ये हो गई 25। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होगा इसे हम ए मान लेते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए भुज कोमा कोटि, यानी 2,25। तो मैं समझता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक हरा झंडा 1/4 बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो लो जी, निहारिका ने हरा झंडा गाड़ दिया। अब आती है प्रीत, 8वीं पंक्ति में। वो कहाँ चलती है? 8वीं पंक्ति। देखिए, एक पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से ये है 8वीं पंक्ति। ठीक है, इसमें दौड़ लगाती है और एडी के 1/5 भाग, तो वही एडी है 100 और 100 का 1/5, यानी 5 से इसको हम काट देंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 20, तो यहाँ ये आ जाएगा 20। यानी कितना दौड़ती है? ये थोड़ा सा इससे पीछे रह जाती है। यहाँ से डिस्टेंस है इसकी 20। अगर हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें और ये पॉइंट मान लें बी, तो भुज हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक कि देखिए डिस्टेंस है 8 और कोटि हो जाएगी इसकी 20, यानी भुज कोमा कोटि। ठीक है, लो जी, इतना काम हो चुका है। वहाँ एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पे कैसा झंडा गाड़ा है इसने? लाल रंग का, रेड कलर का। ठीक है, और इसने कैसा गाड़ा था? ग्रीन कलर का, हरे रंग का। अब देखिए क्या हो रहा आगे। वहां एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो वही पहले तो निकालनी है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए दोनों झंडों के बीच की, यानी कि यहाँ से ये वाली दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हम लगाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। यदि रश्मि एक नीला झंडा, वही एक रश्मि और आ गई है, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक बीच में, अब एक रश्मि है जो इन दोनों झंडों को मिलाने के ठीक बीच में, यहाँ पर, ये मान लिया हमने बिंदु P, और इसके कोऑर्डिनेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं x, y, क्योंकि हमें ये नहीं दिया कि ये कहाँ पे गाड़ रही है, बस ये कह दिया दोनों झंडों के बीच में गाड़ रही है। दोनों नीला झंडा, और इसका जो झंडा है वो कैसा है? नीला है। यहाँ एक झंडा गाड़ा जा रहा है जिसका झंडा कैसा है? यहाँ पर नीला है। ठीक है, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच पर गाड़ना है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो भाई ये बताना है कि झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कौन सी पंक्ति में होना चाहिए और एडी के कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो 2 बात यहाँ पे निकालनी है, एक तो ए बी की दूरी निकालनी है, साथ में बिंदु पी के निर्देशांक निकालने, अर्थात ये बताना है कि नीला झंडा और ये रश्मि जी जो हैं ये नीला झंडा कहाँ पर गाड़ेंगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी। चूंकि ये मिड पॉइंट है, क्वेश्चन दे रखा मध्य बिंदु है, हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब मैं देखिए अगले उसमें ये लैंग्वेज पूरी गायब कर देता हूँ, चित्र आपके सामने रहेगा और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए बी की दूरी निकालेंगे 2 बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से, साथ में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो ये काम करेगा x1 y1 का, और ये काम करेगा x2 y2 का। तो अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, और जो पॉइंट ए है यानी कि जो ग्रीन झंडा है उसके कोऑर्डिनेट देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2,25, और ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो काम करेंगे x1 y1 का। ठीक है, और जो दूसरा झंडा है वो दूसरा झंडा है रेड, यानी कि लाल रंग का, और उसे हमने क्या माना था? बी, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8,20। तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि 8,20 कैसे हुए। इसको हमने ले लिया x2, y2। अब देखिए इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि लाल व हरे
रंग के झंडों के बीच की दूरी ए व वी के बीच की दूरी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, बीच की दूरी। तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये पूरा फॉर्मूला x2 माइनस x1। देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी भुजों के अंतर का स्क्वायर और कोटियों के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, अब आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। x2 माइनस x1 यानी कि इसका और इसका अंतर। x2 है यहाँ पर देखिए 8, x1 है यहाँ पे 2 और स्क्वायर। y2 माइनस y1 है यहाँ पे 20, y1 कितना है, y1 है 25। देखिए अंडर रूट बिल्कुल आगे तक होना चाहिए, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा देंगे। हम जो कराते हैं क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कराते हैं कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप हम जैसा करा रहे हैं ऐसा बोर्ड में करके आते हैं तो जितने का करके आओगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का चूंकि माइनस है, लेकिन स्क्वायर की वजह से जो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, अब काफ़ी छात्र यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो स्क्वायर के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं रहता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 36 और 21 हो गया 61। अब देखिए क्या है, चूंकि इनकी दूरी जो वो मीटर में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर। तो आप नीचे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अतः हरे झंडे व लाल झंडे के बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट 61 मीटर है। तो ये बात लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब साथ में हमें एक चीज़ और निकालनी थी, ए और बी के बीच की जो मध्य बिंदु है, बीच का पॉइंट यानी कि नीला झंडा कहाँ लगेगा। तो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका भी फॉर्मूला है ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब देखिए x1 कितना है, यहाँ पे 2 है, x2 कितना 8, तो 2 प्लस 8 कितना होगा 10, 2 से भाग दे देंगे हम इसको। तो मैं चलिए यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 बटे 2। इसी तरह y1 प्लस y2, y1 है 25, y2 है 20 और बटा 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 2 और 8 10, 10 को 2 से भाग देंगे आ गया 5, और 25 से 20 हो गया 45, 45 को 2 से भाग देंगे ये आएगा 22.5। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पे x तो हो गया 5, पहला वाला है ये पहला होता है x कैपिटल X और दूसरा होता है वो कैपिटल Y। यानी कि x तो हो गया 5 और y हो गया 25। यानी कि हमें जो नीला झंडा है वो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर लगाना चाहिए। तो नीचे लाइन लिखेंगे बढ़िया करके, क्या लाइन लिखेंगे, हमें नीला झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर दूरी पर गाड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसकी लैंग्वेज लास्ट में लिख दो तो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक तरह से लैंग्वेज जो होती है वो क्रीम पाउडर का काम करती है। जैसे अगर हम सिंपल रूप में जाते हैं तो अलग बात होती है, और थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लें यानी कि थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लें तो थोड़ी सी चमक आ जाती है। तो ऐसी लैंग्वेज जो है वो एक तरह से इस क्वेश्चन में चमक आ जाती है, तो लास्ट में लैंग्वेज लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिंदु दे रखा है -3 और 10। देखिए इसको मैंने ए मान लिया है। दूसरा बिंदु दिया है 6, -6, इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब क्या आ गया, देखिए जोड़ने वाला रेखाखंड पर बिंदु ये। अब इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो इस पर कोई बिंदु है पी, वो कितना -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात का मतलब हमसे पूछा है M1 और M2
क्या निकालना हमने, m1 और m2 हमें निकालना। ठीक है, तो अंत्य विभाजन का सूत्र हमने अभी आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, तो वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो अंत्य विभाजन सूत्र से लगाएंगे सूत्र, आप चाहे अंत्य विभाजन ना लिखें, सीधा लिख दें सूत्र P, ये होता है x, y इजिकल टू, ये फॉर्मूला पूरा लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा लगा के है y1 m1 y2, बस यहाँ पे x2 की जगह y2 लग जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसी फॉर्मूले को, एक तो अगर हमें निर्देशांक निकालने होते हैं तो हम पूरा लगाते हैं, लेकिन जब हमें m1 या m2 निकालना हो तो केवल एक से काम चल जाएगा। हम इसको शॉर्टकट में ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि कैपिटल X बराबर हो जाएगा ये m1 x2, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से काम चल जाता है, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, x की जगह क्या है, ये तो काम करेगा, देखिए कैपिटल X कैपिटल Y का, और ये जो पॉइंट है ये काम करेगा x1 y1 का, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो काम करेगा x2 y2 का, x2 y2। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, कैपिटल X के स्थान पे कितना है -1, तो कैपिटल X के स्थान पर हमने रख दिया -1। m1 कितना है ये हमें निकालना है, x2 कितना है, x2 देखिए चित्र से दे देखिए, x है 6, और m2 कितना है, m2 है हमारे पास निकालना हमें, x1 कितना है, x1 है -3। उसके बाद m1 प्लस m2, नीचे m1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर अब आ जाएगा, देखिए यहाँ m1 प्लस m2 तिरछी गुणा कर देंगे, -1 m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 6m1 और ये हो जाएगा -3m2। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाते हैं, अब हम इसको अंदर एंट्री करेंगे माइनस की, तो ये जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2, और इधर हो जाएगा 6m1 माइनस 6m2 और 3m2। पक्षांतर कर लेंगे, देखिए m1 वाला एक साइड में ले जाएंगे, इधर आके माइनस का हो गया 6m1, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा m2 माइनस के 3m2। अब देखिए माइनस का m1 माइनस का 6m1, ये हो जाएंगे माइनस का 7m1, और ये देखिए माइनस के 2m2 में से m2 घटा देंगे, माइनस का 2m2। ठीक है, अब चूंकि हमें अनुपात निकालना है, तो m1 अपॉन m2 इजिकल टू 7 इधर पहुंच जाएगा, माइनस का 2 बटे माइनस का 7। अभी देखिए माइनस माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना अनुपात आ गया, ये आंसर हमारा हो गया, इसलिए ये आंसर आ गया m1 अनुपात m2 इजिकल टू आ गया 2:7। आंसर क्या हुआ, 2:7, ये आंसर है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले इसको समझेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने अनुपात निकाला था, और इसमें भी अनुपात निकालना है, यानी m1 और m2 निकालने हैं। देखिए जो बिंदु ए हमें दे रखा 1,-5 और b -4,5, बी ये है देखिए -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष, ये नोट करने वाली बात है, x अक्ष से विभाजित होता है।
मान लीजिए ये जो है ये एक्स अक्ष है और इससे यहाँ पे विभाजित होता है। अब यहाँ पर देखिए जो काम की बात है वो आपको नोट करने वाली है कि कोई भी लाइन अगर एक्स को काटती है तो वहाँ पर वाई की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। कोई भी लाइन एक्स अक्ष को काटती है तो वाई की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो एक्स वाला तो हमें मालूम नहीं क्या है, लेकिन इतना पता चल गया यहाँ पे कि जो वाई है वो कितना है, जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का जो मान होता है वो जीरो होता है, यानी वाई की वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है जीरो है। और हमें केवल एक्स या वाई किसी एक ही वैल्यू की जरूरत थी। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, हमने केवल एक्स के मान की जरूरत, एक्स के मान से ही m1 m2 निकल गया था। इसी प्रकार आपके वाई के मान से ही m1 m2 निकल जाएगा। जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ये काम करेगा x1 y1 का, जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी करा था, आपको ध्यान होगा। ये जो दूसरा पॉइंट है ये काम करेगा x2 y2 का, x2 y2 का। और m1 m2 हमें निकालना। बस यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे बढ़िया के, मोटी मोटी लिखेंगे, चूंकि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को काटता है। किसे काटता है? एक्स अक्ष को काटता है तब y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बिकॉज सेगमेंट ए बी कट ऑन एक्स एक्सिस देयरफॉर y इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब देखिए y वाला कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है चूंकि, अब चूंकि y बराबर जीरो तो y वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। y इज इक्वल टू होता है m1 y2। पहले x वाला फॉर्मूला लगाया था, पहले वाले में आप y वाला लगाते तब भी आंसर यही आता। ठीक है, x वाला हमने लगाया था तो भी आंसर यही आएगा। आपके y वाला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि y का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है इसलिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए ये वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है। अब वैल्यू रखिए, देखिए आंसर निकल के आने वाला है। y की जगह क्या रखेंगे? जीरो। m1 कितना है निकालना है। y2 कितना है? y2 है 5। बस वैल्यू रखनी है, आंसर आ रहा देखिए। y1 कितना है? y1 है माइनस के 5। चिन्ह सहित रखना, माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लो, थोड़ा बढ़िया लगता है। और देखिए m1 प्लस m2, m1 नीचे रहेगा, यहाँ पर m2, कैंची गुणा करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई होगी किससे? m1 प्लस m2। इधर हो जाएगा ये 5m1 और ये माइनस का 5m2, m1 y2 प्लस m2 y1। अच्छा, ये दोनों सेम टू सेम था। अच्छा देखिए, ये चूंकि जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा पूरा जीरो हो जाता है, ये आप जानते होंगे अच्छे से। आंसर इज अबाउट टू कम। ये माइनस में है, मैं इधर कर देता हूँ। अब देखिए माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा। 5m2 इज इक्वल टू 5m1। तो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? m1 अपॉन m2। अब देखिए जब जीरो से इसकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। m1 m2, अब देखिए यहाँ पे m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? 5/5। अब देखिए 5 से 5 यहाँ पर हम काट देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना अनुपात आ गया? m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखाखंड है ए बी को बिल्कुल मध्य बिंदु में काटता है। m1 बराबर m2 का मतलब ये है कि रेखाखंड ए बी एक्स अक्ष को मध्य बिंदु पे काटता है, या ये कहें कि एक्स अक्ष रेखाखंड को मध्य बिंदु पे काटता है। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हुए? आप देखिए ये, अब इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, और जब हमें अनुपात मालूम हो गया तो हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखिए चूंकि हमसे निर्देशांक भी पूछे हैं तो हम इसमें एक काम और करेंगे, एक्स वाला फॉर्मूला और लगाएंगे।
ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट के निर्देशांक निकालने, बाई तो मालूम है, एक्स और निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, m1 x2। पहले नहीं लगा सकते थे स्टार्टिंग में इसे, क्योंकि स्टार्टिंग में लगाते तो हमें m1 m2 नहीं मालूम था, लेकिन अब लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे चूंकि मिड पॉइंट है आप सीधा भी लगा सकते हैं, मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2/2 से भी निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने ये लगा दिया, इससे भी आंसर लिया है। m1 की जगह कितना, 1 है। x2 की जगह कितना है, x2 की जगह है -4, और m2 कितना, ये भी 1 है, अभी निकाला देखिए ताज़ा ताज़ा ये वाला। और x1 कितना है, x1 है यहाँ पे 1, अपॉन में कितना आएगा 1 + 1। आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी यहाँ लगा सकते थे, उससे भी आंसर यही है। ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, तो कितना आ गया, ये -3/2 x बराबर। तो निर्देशांक क्या हो गए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक हुए वो क्या हुए, भुज कोमा कोटि, यानी -3.2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अब आप इधर वाला ये हटा सकते हैं। तो आंसर कितना है, -3.2, 0। ठीक है, और कहाँ पर काटता है, मिड पॉइंट पे, यानी रेखाखंड एक्स जो है वो मिड पॉइंट के बिल्कुल बीच से होके जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि बिंदु 1,2 और 4,22, 6,6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, देखिए यहाँ जो बनना है ये ध्यान देने वाली है, समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेललोग्राम, के शीर्ष हो, वर्टेक्स हो, तो एक्स और वाई हमें निकालना। तो पैरेललोग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए ये इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें एक्स और वाई निकालना। तो कई तरीके हैं इसको निकालने के, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, और जो मैं कराने वाला हूँ उसको कराऊंगा मैं, देखिए डायगोनल की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके डायगोनल को लिखेंगे। तो इसके जो डायगोनल है वो क्या होंगे, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से ए को सी से मिला दें, एक डायगोनल तो इसका ये हो गया, और जो दूसरा डायगोनल होगा वो होगा बी को डी से मिला दें। तो देखिए मैंने बी को डी से मिला दिया, ये हो गया डायगोनल। ठीक है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट पे काटता है। तो मिड पॉइंट कौन सा हो गया इसका, ये वाला, ABCD, और मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, इसे आप कुछ नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा इसका P। ठीक है, अब हम ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट के। एक बार तो निकालेंगे AC से और दूसरी बार निकालेंगे BD से। अब चूंकि मिड पॉइंट तो एक ही होगा, दोनों की कंपेयरिंग कर देंगे और हमें मिड पॉइंट निकल के यानी P के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। और जैसे ही P के कोऑर्डिनेट आएंगे तो इसका मतलब XY निकल के आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए BD के मध्य बिंदु, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण पहले AC निकाल लो, चलो विकर्ण AC के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट x1 + x2, ये तो काम करेगा x1/1 का, और ये काम करेगा x2/2। ठीक है, x1 + x2/2, x1 के स्थान पर है 1 और x2 के स्थान पर है x/2। इसी तरह से y1 + y2, y1 के स्थान पर है 2, y2 के स्थान पर है 6/2। इसको हल्का सा सोल्व करते हैं। देखिए इसको हल्का सा सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1 + x, इसको तो सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि 1 x में नहीं जुड़ सकता। ये हो जाएगा 2 और 6 8, 8 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4, ये आ गया। ठीक है, ये तो हो गया विकर्ण AC के मध्य बिंदु। अब बिल्कुल सेम ऐसे निकाल दो विकर्ण BD के मध्य बिंदु, इसे मैं अलग कलर ले लेता हूँ।
विकर्ण BD के मध्य बिंदु, यानी इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD यानी विकर्ण BD के मध्य बिंदु। तो देखिए हमने चूंकि ऊपर फॉर्मूला लगा दिया तो अब आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x1 + x2/2 यानी 3 + 4 या 4 + 3। x वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के आधा कर दो, और जो y वाले कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के आधा कर दो, y + 5। अब देखिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 3 7, 7/2। ये हो जाएगा बाई, अब बाई में 5 तो जुड़ेगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए नोट करने वाली बात ये है, अब देखिए विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है वो भी P है, और जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु है वो भी P है, यानी P जो हुआ दोनों में कॉमन हुआ। कॉमन होने का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। कैसे कंपेयरिंग होगी देखिए, चूंकि बिंदु, ये लाइन हम लिख देंगे, चूंकि बिंदु 1 + x 2, 4 तथा ये वाला जो अभी निकाला हमने ताज़ा ताज़ा 7/2 y + 5/2 एक ही हैं, एक ही है, एक ही। तब जब एक ही है तो क्या होगा भाई, जब एक ही है तो हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग हम करेंगे इनकी ऐसे। देखिए ये देखिए यहाँ पर आंसर वाला, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो पहले के इक्वल कर दो, दूसरा दूसरे के इक्वल कर दो, यानी कि 1 + x/2 = हो जाएगा 7/2, और दूसरा वाला क्या है 4 = हो जाएगा y + 5/2, y + 5/2। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए 2 से 2 ये कैंसिल होगा। अपॉन में अगर एक जैसा हो तो कट जाता है, ठीक है, एक जैसा हो अपॉन में तो क्या होता है, कट जाता है। तो कितना आया यहाँ पे देखिए 1 + x = 7, 7x हो जाएगा 7 - 1, और x आ गया 6। लीजिए एक आंसर तो हमारा ये आ चुका है। दूसरा आंसर देखिए यहाँ से निकलेगा, तो दूसरा आंसर निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। 2 की इधर गुणा करेंगे, 2 चौक 8, इधर हो जाएगा y + 5, तो 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 - 5 = y। तो y कितना आ गया, y हो गया 3। ये आंसर हो गया। तो x = 6 आ गया, y = 3 आ गया। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने मिड पॉइंट निकाले हैं 2 प्रकार से। अब चूंकि मिड पॉइंट तो एक ही होता है, उनकी हमने कंपेयरिंग कर दी। और लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे जो वृत्त है, ये देखिए ये एक वृत्त है, और यहाँ पे ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और इसका जो है पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेते हैं इसको ए, और ये हमें दिया हुआ है कितना है ए। अच्छा ए हमें निकालना, ए एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं x1 और y1, यानी कि जो हमें निकालने हैं उसको हमने क्या मान लिया, थोड़ी देर के लिए x1 और y1 मान लिया, ठीक है। दूसरा b हमें दे रखा है, b हमें कितना दिया हुआ, b दे रखा है, b के निर्देशांक 1,4 है, ये हमें दे रखे हैं 1,4। ए बी इसका व्यास है, ये इसका केंद्र है। केंद्र क्या होता है, बिल्कुल व्यास का मिड पॉइंट होता है। केंद्र जो होता है वो व्यास का क्या होता है, मिड पॉइंट। ये हमने मान लिया पी, और ये हमें दे रखा है 2,-3। तो ए के निर्देशांक हमसे पूछेंगे, तो इसके लिए हम देखिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये x1 y1 है, ये काम करेगा x2 y2 का।
और ये काम करेगा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का। तो यहाँ पे हम देखिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि व्यास ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। व्यास ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला है पी एक्स कोमा वाई। ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल x के स्थान पे हमें दे रखा है, कैपिटल x के स्थान पे हमें दे रखा है 2 और y के स्थान पे दे रखा है माइनस के 3, ठीक। अब लेफ्ट इधर लगाएंगे, देखिए x1 ऐसे रहेगा, x2 कितना है, x2 है 1 अपॉन, इसी प्रकार से y1 कितना है, y1 ऐसे ही रहेगा क्योंकि y1 हमें निकालना है, y2 है यहाँ पे 4 और अपॉन में 2, ठीक। अब हम इनकी कंपेयरिंग कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा इसके और -3 बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि 2 इजिकल टू हो गया x1 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखिए कैंची गुणा कर देते हैं इधर, 2 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू x1 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, इधर आके -1, तो x1 कितना आ गया यहाँ से, x1 हो जाएगा 4 में से 1 गए 3, ठीक। अब इसी तरह से दूसरा वाला देखिए निकाल लेते हैं। तो दूसरा है यहाँ पे ये हो जाएगा -3 इजिकल टू y1 प्लस 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जैसा अभी हमने की थी, तो 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 6 y1 प्लस 4, तो y1 कितना हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया y1 इजिकल टू -10, ठीक है। तो ए के निर्देशांक कितना हो गया, हमसे क्या पूछे थे, ए के निर्देशांक, इसलिए ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक, तो ए के निर्देशांक हो गए, पहले एक्स वाला पॉइंट लिखेंगे 3 कोमा -10, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है पूरा, पहले इसको हम देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है ए और बी के निर्देशांक क्रमशः ये हैं, तो देखिए ए के निर्देशांक मैंने ये लिख दिया और बी के ये लिख दिया। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु पी यानी यहाँ पे कोई पॉइंट पी है इसके बीच में, उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं ताकि ए पी 3/7 ए बी हो, यानी ए पी कितना है 3/7 ए बी। तो यहाँ पर देखिए पी के निर्देशांक निकालने के लिए हमें m1 और m2 चाहिए, जो अभी हमें मालूम नहीं है, m1 और m2 चाहिए। तो यहाँ पे AP का मतलब देखिए AP तो हमें मालूम है, यानी m1 तो मालूम है, m1 कितना है 3/7 AB, लेकिन क्लियर नहीं मालूम है। तो हम पहले देखिए AP यहाँ पे मालूम है, तो इस AP बराबर है 3/7 AB, यहाँ से मैं निकालूंगा PB। तो PB कैसे निकलेगा, PB जो निकालेंगे वो अगर मैं AB में से AP को माइनस कर दूँ तो वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। AB ऐसे रहेगा, AP देखिए हमें ये दे रखा, AP की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3/7 AB। ये ध्यान समझने वाली बात है। अब देखिए इसका 7 एलसीएम ले लें हम, 7 एलसीएम लेंगे तो कैंची गुणा ये 7 AB हो जाएगा -3 AB, कितना हो गया ये, 7 में से 3 गए 4, 4/7 AB, ठीक है। अब देखिए हमें अनुपात निकलने वाला है। अनुपात कैसे निकलेगा, इनको डिवाइड करके, तो AP अपॉन PB, इसलिए अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करना, AP अपॉन PB। कैसे डिवाइड करेंगे, AP की जगह रखेंगे 3/7 AB, 3/7 AB, और PB ये क्या रखेंगे 4/7 AB। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ समझने वाली बात है।
समझने वाली बात क्या है, देखिए ए बी से यहाँ पर ए बी कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ऊपर 3 और नीचे बचेगा 4। तो ये हो गया M1 और M2, M1 अपॉन M2, यानी M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4। ठीक है, तो देखिए हमें M1 M2 मालूम चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला पॉइंट है इसे कहेंगे x1/1 और जो दूसरा पॉइंट है इसको कहेंगे x2/2। ये x है ही, और M1 हमने बिल्कुल अभी निकाला ताज़ा ताज़ा, कितना निकाला है M1 3, और M2 भी निकाल चुके हैं, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाला, देखिए ये है 4। बस अब फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो विभाजन सूत्र से यानी सेक्शन फॉर्मूले से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, इसे सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं अंग्रेजी में। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, आप अलग अलग लगाना चाहें अलग अलग लगा दें, और एक साथ लगाना चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है पी एक्स कोमा बाय इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए दूसरा लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, M1/2 प्लस M2/1, बिल्कुल सेम है, बस x के स्थान पे y लिख देना, M1 प्लस M2। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं रेड कलर में, और यहाँ से देखिए आपका आंसर आने वाला। M1 की जगह क्या रखेंगे 3, x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 की जगह रखेंगे माइनस के x2 है 2, वैल्यू ध्यान से रखें, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। M2 है 4, वरना आंसर नहीं मिलेगा। x1 है -2, अपॉन में कितना आएगा 3 + 4, बिल्कुल ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। M1 है 3/2 है -4, माइनस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस M2 है 4/1 है -2 अपॉन M1 प्लस M2 3 + 4, 3 दूनी 6, 2 चौका 8 अपॉन 7, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बटे 7। तो आवर आंसर इज अबाउट टू कम, आंसर हमारा देखिए आने वाला है 6 8, यानी कि बचेगा -2/7, 12 और 8 कितने होते हैं 20, ये जगह 20/7। आई थिंक दिस इज आंसर। तो आंसर हमारा क्या हुआ, पॉइंट हमारे पी कितने हो गए 2/7 और -20/7, ये इसका आंसर हो गया, -2/7 और -20/7। तो आंसर भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या, पहले इसको ध्यान से देखेंगे। बिंदु A -2,2 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और बिंदु B है 2,8। ठीक है, जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था उसमें 3 भागों में बांट रहा था, और इसमें कितना बांट रहा है 4 भागों में। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है ये। ठीक है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद करो और बाद में आंसर को मिलाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद कर लोगे। ठीक है, तो 4 बराबर भाग, तो आपको चित्र में ये ए भी दिखाई दे रहा है, तो पहले हम इसके 4 बराबर भाग करते हैं। मान लीजिए एक भाग ये हो गया, और दूसरा भाग ये हो गया, और तीसरा भाग ये। देखिए 4 भाग कौन से हुए, यहाँ से देखिए एक तो हो गया ये AP1 एक भाग हो गया, फिर एक इसे मान लिया मैंने P2, यानी P1 P2 दूसरा भाग, इसे मान लिया P3, और P2 P3 हो गया तीसरा भाग, चौथा भाग है P3B। 4 भाग कौन से हुए 1 2 3 और ये 4 भाग, तो इसके कितने भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए। ठीक है, अब हमें जो है P1 P2 P3 के निर्देशांक निकालने। जब हम P1 निकालेंगे, ठीक है P1, तो M1 हो जाएगा 1, M1 कितना हो जाएगा
1, तो यहाँ पर देखिए, और M2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 भाग होंगे इधर से, यहाँ से देखिए B से, यहाँ से यहाँ तक का एक भाग, ये यहाँ से P3 से P4 का एक भाग, यानी 3 भाग हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे P1 के लिए, P1 के लिए जब हम P1 के लिए लेंगे तो देखिए M1 कितना होगा, M1 तो हो जाएगा 1, चूंकि 4 बराबर भाग हैं तो एक भाग हो गया, चूंकि ये अनुपात होता है इसलिए हम इसे 1 लिख रहे हैं। और M2 जो हो जाएगा वो कितने भाग हैं, देखिए यहाँ से 1 2 3, M2 हो जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से P2 के लिए निकालेंगे। तो P2 के लिए क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे P2 के लिए। तो भाई जब P2 के लिए लोगे तो M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, देखिए 1 2, और M2 कितना हो जाएगा, M2 भी 2। बिल्कुल इसी प्रकार हम P3 के लिए निकालेंगे। तो P3 के लिए निकालोगे तो M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P3 के लिए, P3 के लिए, तो P3 के लिए M1 हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 1। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक P1 के निर्देशांक निकाल कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार आप P2 के निकालेंगे और P3 के निकालेंगे। तो P1 के जो निर्देशांक निकाल रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझ लें, बिल्कुल इसी प्रकार से आप करेंगे। तो ये जो काम करेगा वो X1 Y1 का काम करेगा, और ये जो बिंदु है ये काम करेगा X2 Y2 का। ये चेंज नहीं होंगे, ये यही रहेंगे, बस M1 M2 चेंज होते चले जाएंगे। तो P1 के लिए विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या, पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है, अब चूंकि 3 पॉइंट हैं इसमें तो इसलिए हम इसे P1 लिखेंगे। ठीक है, P1 X, Y इजिकल टू M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, इस तरह ब्रैकेट में बंद करेंगे। दूसरा आएगा M1, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पूरा बिल्कुल इसी कॉपी पेस्ट कर देना है, बस X2 की जगह Y2 कर देंगे। तो फॉर्मूला तो मैं समझता हूँ आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कर लें याद, क्योंकि बिना फॉर्मूले काम नहीं चलने वाला। अब देखिए यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए M1 की जगह क्या रखेंगे, M1 की जगह, क्योंकि P1 के लिए ले रहे हैं तो M1 की जगह रखेंगे 1। X2 कितना है, X2 है 2। M2 कितना है, M2 है 3। X1 है -2, आपको ऊपर से देख के लिखना है, माइनस का हो तो ब्रैकेट में लगा लें तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। 1 + 3, जब इसके 3 भाग थे तो 2 निर्देशांक थे, अब 4 भाग हुए हैं तो बीच में 3 निर्देशांक होंगे। M1 है 1, Y2 है 8, M2 है 3, Y1 है 2। देखिए जैसे ये सोल्व हो रहा बिल्कुल सेम वैसे ही आप P2 और P3 करेंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि वो आपको खुद करना है। तो 2 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 6/4। इसी तरह ये देखिए 1 8 8 और 2 दिया 6/4। अब देखिए इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -6, ये बचेगा -4/4, -4/4। ये कितना बता, 8 और 6 हो गए 14, 14/4। अब इसको देखिए काट लेते हैं, काटेंगे इसको हम तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 बचेगा, यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे क्या बचा, तो आंसर हमारा आया ये वाला, आंसर हुआ -1 और 7/2, ये आंसर। ये कौन से निर्देशांक निकले हैं, ये निकले हैं हमारे P1 के। ठीक है, तो P1 के निर्देशांक हो गए -1, 7/2। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे P2 के निर्देशांक, बिल्कुल इसी प्रकार निकालेंगे P3 के निर्देशांक। ठीक है, मैं इनके निर्देशांक निकाल के आपको दिखा देता हूँ, आप इसको खुद करना है और आंसर को
मिला लेना। तो यहाँ पर देखिए चित्र में जैसा कि आपको दिख रहा है P2 और P3 मैंने निकाल दिया, आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। तो P2 के लिए देखिए M1 भी 2 होगा, M2 भी 2 होगा। आप देखिए दोनों जब सेम होते हैं तो ये मिड पॉइंट हो जाता है, तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला ला के भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक रूपता बनी रहे इसलिए मैंने उसी फॉर्मूले से किया है। आंसर आया 0,5। बिल्कुल इसी प्रकार से P3 के लिए M1 बराबर 3 है और M2 बराबर 1 है। यहाँ भी देखिए विभाजन का सूत्र लगाया और आंसर आया 1,13/2। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका। अब हम करेंगे अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन को पहले पूरा अच्छे से पढ़ना है और फिर उसका सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष ये है। तो देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, हालांकि ऐसा आपके एग्जाम में दिया हो ये जरूरी नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि हमें पहले इस समचतुर्भुज के विकर्ण निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। तो पहले हम देखिए समचतुर्भुज आपके सामने बना देते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो कुछ देखिए इस टाइप का समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इस तरह का समचतुर्भुज होगा। ये समचतुर्भुज आपके सामने आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट देखिए ये ए, हमने इसको ए मान लिया और ए है कितना है यहाँ पे 3,0। आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भी ए से माने। बी है 4,5 और एक यहाँ पर सी -1,4 और डी है -2,-1। ठीक है। अब ये करना हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण देखिए कौन कौन से। तो यहाँ पर दो विकर्ण है। कौन सा? एक तो विकर्ण है ये वाला BD। दूसरा विकर्ण कौन सा है? दूसरा विकर्ण है यहाँ से AC। तो हमें BD और AC निकालने हैं। फिर क्या होगा? ये फॉर्मूला है समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो अब हम इसमें जो है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है देखिए, वो आपको पता ही है, मैं एक बार लिख देता हूँ। विकर्ण AC की लंबाई, तो हम सबसे पहले निकालेंगे विकर्ण, इसे इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल AC। विकर्ण AC की लंबाई, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर ये काम करेगा x1 y1 का और ये काम करेगा x2 y2, ठीक है। एक डिस्टेंस हम डिटेल से निकाल लेंगे और उसके बाद जो दूसरी होगी वो हम जो है आराम से निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे x2 - x1, x2 के स्थान पर है यहाँ पे -1 और x1 के स्थान पर है 3 होल स्क्वायर। देखो इसी प्रकार y2 है यहाँ पे 4 और y1 है यहाँ पे 0। और देखिए यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करते हैं, जो जगह -4 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे, 4 का वर्ग हो गया 16, ये हो गया 16 और 16 कितना हो गया 32। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है AC। बिल्कुल इसी प्रकार से हम निकालेंगे BD। तो मैं इसको में के लिए कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे दिक्कत ना पड़े, ठीक है ना। विकर्ण BD, तो BD हम निकालेंगे इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं BD को। देखिए शॉर्ट में दिस माइनस दिस, यानी कि इसमें जो भुज है उनका डिफरेंस लेते हैं। तो हमने बताया था कि अपोजिट चिन्ह है तो वो प्लस हो जाएंगे और सेम चिन्ह है तो माइनस हो जाएंगे। तो भुजों का अंतर, तो भुजों का अंतर ले लीजिए। देखिए 4 और 2, तो 4 2
अपोजिट चिन्ह है तो प्लस हो जाएंगे, यानी 4 + 2 हो जाएगा। भुजों के अंतर का स्क्वायर प्लस कोटियों के अंतर का स्क्वायर, दिस माइनस दिस, ये करेंगे तो ये भी देखिए विपरीत चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर एक जैसा चिन्ह हो तो प्लस कर देते हैं, और अपोजिट चिन्ह हो तो एक जैसा चिन्ह हो तो माइनस करते हैं, अपोजिट चिन्ह होता है तो प्लस करते हैं। तो 4 और 2 हो गया 6, 6 छंग 36 आ गया। 5 और 1 6, ये भी 36 हो गया, और 36 और 36 हो जाएंगे 72, यानी 72। अब देखिए ये फॉर्मूला है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया नीला, नीला देता हूँ। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है देखिए ऊपर लिखा हुआ 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में नहीं दिया होगा, विकर्णों का गुणनफल, देखिए हम विकर्ण निकाल चुके हैं 1/2। पहला विकर्ण हमने निकाला है √32, दूसरा विकर्ण निकाला हमने √72। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे। तो गुणा करने से अच्छा है इनके टुकड़े कर लें, ठीक है, क्योंकि गुणा करने में लंबा पड़ जाएगा। तो टुकड़े करेंगे देखिए 32 के, तो 32 के टुकड़े क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 और 2 चौक 8 चौक 32, 2 चौक 8 चौक 32। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए रूट में अलग अलग हो तो पूरे सबको मिला के एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो इसे मैं इसी रूट में लिख लेता हूँ 72 को भी। देखिए 72 के टुकड़े क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2 × 6, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, ये हो जाएंगे। देखिए ठीक है, टुकड़े कर लिए हमने। देखिए 72, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। अब ऐसे क्यों करें हमने, जिससे जोड़ा बन जाए। देखिए इसका एक जोड़ा बन गया, एक 6 का बन गया, एक 2 का बन गया। तो अब इसका आंसर देखिए ये आने वाला। तो एक तो देखिए 4 में 4 बाहर आ जाएगा, दूसरा एक देखिए 2 बाहर आ गया, तीसरा एक 6 बाहर आ गया। जोड़े में से एक एक बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कट जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 6 चौक 24, कितना आ गया 24। अब देखिए यूनिट तो हमें दी नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग मात्रा, 24 वर्ग मात्रा, वर्ग मात्रा, ये लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। 24 वर्ग मात्रा। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का वो कितना आ गया, 24 वर्ग मात्रा। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 7 से 10 तक यानी 4 क्वेश्चन करा दिए और ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। तो यहाँ पे हम आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर आपको इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे टच करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ वहाँ पर जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है या एक्सरसाइज फिनिश होती है तो हम इसके पीडीएफ वहाँ पर डाल देते हैं और छात्र उस पीडीएफ को लेके उससे अपने नोट्स अच्छे से बना लेते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।